वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा आईटी मांझापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक वायरिंग। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये इलेक्ट्रिक वायरिंग क्या है? तो बेसिकली आपको एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक वायरिंग में वर्तमान युग में विद्युत शक्ति का बहुत महत्व बढ़ गया है। अर्थात कि इलेक्ट्रिकल जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर की बहुत ज्यादा वर्तमान समय में आवश्यकता बढ़ चुकी है। अर्थात कि हर चीज में हमको इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है। चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे मोबाइल हो, कोई भी चीज हो जो हम दैनिक जीवन में अपने यूज कर रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिकल पावर की इंपॉर्टेंस ही बढ़ चुकी है स्टूडेंट। तो वर्तमान युग में यह हमारे दैनिक जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है स्टूडेंट। और यह विद्युत शक्ति विद्युत उत्पादन केंद्रों से सीधे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा उपभोक्ता तक, उसके स्थल तक पहुंचाया जाता है, अर्थात कि घरों तक पहुंचाया जाता है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जब बिजली को पहुंचाते हैं तो जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद ट्रांसमिशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे घरों तक पहुंचता है स्टूडेंट। तो वर्तमान समय में बिजली का जो है, इसकी महत्ता बढ़ चुकी है। और किसी भी भवन में, चाहे कार्यालय हो या फिर कोई उद्योगशाला हो आदि में, विद्युत शक्ति की आपूर्ति हेतु मुख्य विद्युत लाइन से संयोजन करना पड़ता है, उसे जोड़ना पड़ता है। यदि आप भवन है या आपका ऑफिस है या कोई कार्यालय है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो यहाँ पर भी विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए पावर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और इसे फिर सब स्टेशन की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिस्टम, वहां पर उसको जोड़ना पड़ता है। तो ये जो कनेक्शन है ये वैद्युतिक वायरिंग कहलाती है स्टूडेंट। तो यही जो सब स्टेशन से, अर्थात कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से अपने घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, घरों तक बिजली, भवनों तक बिजली लाने के लिए स्टूडेंट हम जो वायरिंग करते हैं, यही वायरिंग जो है वैद्युतिक वायरिंग कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यह संयोजन विद्युत वायरिंग कहलाती है। और विद्युत धारा के द्वारा, अर्थात कि इलेक्ट्रिक करंट के सुगम प्रचालन के लिए, मतलब बिना व्यवधान के प्रचालन के लिए वैद्युत वायरिंग विभिन्न प्रकार से की जाती है। और जिसका चयन विद्युत परिपथों की संख्या और उसके फेस और सिंगल फेस और थ्री फेस के आधार पर किया जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट जिनके माध्यम से वायरिंग की जाती है। और इसमें हम देखेंगे कि वायरिंग करने के पीछे क्या रीजन होता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है, जहां पर हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, वहां वहां वैद्युतिक वायरिंग की जाती है। अब इसका चयन विद्युत परिपथों की संख्या और उसके फेस के आधार पर किया जाता है कि थ्री फेस है कि टू फेस है, ये उसके फेस के आधार पर किया जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे घरों में सिंगल फेस यूज किया जाता है, और घरों में यदि कोई आटा चक्की है तो उसके लिए थ्री फेस सप्लाई यूज किया जाता है। अर्थात अलग अलग सप्लाई अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो जैसे कि हम मानकर चले, जिसका जो चयन करते हैं विद्युत परिपथों की, इसकी संख्या, फेस की संख्या के आधार पर, जैसे परिपथ की संख्या थ्री फेस या सिंगल फेस हो, फेस की संख्या के आधार पर, वोल्टेज, भवन का क्षेत्रफल या आकार इत्यादि को ध्यान में रखकर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वैद्युतिक वायरिंग करते हैं। तो वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना, उसकी पूर्ण सुरक्षा गुणांक एवं भारतीय विद्युत नियम, अर्थात कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो आईई रूल होता है, आईई रूल, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, विद्युतीय नियम के अनुसार हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वायरिंग करते हैं। तो जैसा नियम में लिखा हुआ है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ही हम वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार ही वायरिंग करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट, तो अब देखेंगे कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। तो टॉपिक्स में यदि हम देखें तो हमें तो सबसे पहले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईई रूल, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, कौन कौन सी वायरिंग के नियम है। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम वायरिंग सिस्टम, वायरिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों हो सकता है कि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाए, तो इसे हम एक पार्ट, दो पार्ट में, तीन पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। क्लियर है?
आज की क्लास में हो सकता है आधी वीडियो कवर हो, बाकी दो नेक्स्ट इसका जो चैप्टर होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आधी वीडियो हम इसमें कवर करेंगे। तो इसके टाइप्स ऑफ वायरिंग देखेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ वायरिंग, तो वायरिंग के कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होंगे इसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे केबल्स और केबल के टाइप्स, कितने प्रकार के केबल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे थ्री फेस और सिंगल फेस में दोनों में जो केबल यूज किए जाते हैं, सिंगल फेस में और थ्री फेस में, ये सारे केबल्स देखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ वायरिंग, वायरिंग करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो वायरिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि कहीं फॉल्ट हो जाए या कहीं ओपन हो तो उससे पता चल जाएगा हमें। तो ये मेगर के द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट, क्लियर है। उसके बाद है वायरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात कि मेगर के द्वारा हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेगर है, मेगर के द्वारा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो चेक करते हैं तो उसके लिए साथ उसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 10 पॉइंट है वोल्टेज ड्रॉप कॉन्सेप्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। डाटा शीट प्रिपरेशन फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, तो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए जो डाटा शीट तैयार की जाएगी, इन डाटा शीट के बारे में भी विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो ये ऐसे 11-12 पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भी और 2-3 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जो पॉइंट है यह है पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग जो होती है ये थ्री फेस या सिंगल फेस में ही जो 2000 वाट का जो लोड लगाएंगे स्टूडेंट हम, तो उसके लिए पावर वायरिंग करते हैं। जैसे आपके घर में ग्राइंडर मिक्सी मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा हो गया, गीजर हो गया पानी गर्म करने के लिए, तो इनके लिए पावर वायरिंग अलग से ही मेन स्विच से किया जाता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड में है कंट्रोल वायरिंग, तो कंट्रोल वायरिंग जो है कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए कंट्रोल वायरिंग की जाती है, यह भी घरों में आजकल किया जाने लगा है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट वायरिंग, दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आता है टेलीफोन लाइन, तो टेलीफोन को यदि अपने घर तक रूम तक पहुंचाना है तो उसकी भी वायरिंग की जाती है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जो उसका सेटअप बॉक्स में जो केबल होता है, उस केबल की डिस्क का जो केबल होता है उसके केबल की भी वायरिंग की जाती है स्टूडेंट, क्लियर है। तो उसकी केबल की भी वायरिंग अंडरग्राउंड वायरिंग आजकल किया जाने लगा है, और टेलीफोन वायरिंग भी अंडरग्राउंड किया जाने लगा है, ताकि आपको दीवार पर ये सब एकदम नॉर्मल दिखे, आपको समझ में ना आए। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड केबल सिस्टम, तो केबल के कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसमें सिम बस होता है, सिम बस इसमें 6 लेयर होती है केबल में, तो ये 6 लेयर, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, तो इतनी चीजों को हम विस्तृत रूप से आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने का क्या सिस्टम होता है। क्लियर स्टूडेंट, वायरिंग करने का क्या सिस्टम होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पर जैसे हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है, यदि आपके घरों की, हम मानकर चलिए आपके घरों की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद एनर्जी मीटर लगेगा, एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर का भी यूज करेंगे स्टूडेंट हम। उसके बाद है एक एनर्जी मीटर में ही यहाँ पर आईसीडीपी लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन होता है। इसमें आर एक फेस हो जाएगा और एक न्यूट्रल हो जाएगा स्टूडेंट, और तीसरा अर्थ हो जाएगा। तो ये सिंगल फेस के लिए इसमें आर मतलब कि एक फेस हो जाएगा, एक न्यूट्रल और तीसरा अर्थ हो जाएगा। तो 3 वायर को हम यहाँ पर चलाएंगे स्टूडेंट। तो बेसिक जब इसका सामान्य परिचय में दे दूं आपको, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम के अनुसार कि जब भी हम एनर्जी मीटर, यहाँ पर एक एनर्जी मीटर लगा होगा, इस एनर्जी मीटर के बाद जो कनेक्शन मिलता है स्टूडेंट वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। क्लियर है, एनर्जी मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यहाँ पर आईसीटीपी या आईसीडीपी लगा होगा।
यदि 3 फेज कनेक्शन है स्टूडेंट तो आपको आईसीटीपी मिलेगा, आईसीटीपी। सिंगल फेज यदि कनेक्शन है तो आपको मिलेगा आईसीडीपी, आईसीडीपी मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये आईसीटीपी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच हो जाएगा और ये हो जाएगा आयरन क्लेड डबल पोल। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे स्टूडेंट। ये 3 फेज के लिए यूज होता है आईसीटीपी और सिंगल फेज के लिए आईसीडीपी यूज होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रीवायरेबल फ्यूज को यूज किया जाता है, रीवायरेबल फ्यूज। तो जैसे किटकैट फ्यूज होता है वैसे ही रिवायरेबल भी फ्यूज होता है। तो रिवायरेबल फ्यूज को ही किटकैट फ्यूज कहा जाता है। तो किटकैट फ्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किटकैट फ्यूज 5 एम्पियर तक के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन ये जो रिवायरेबल फ्यूज है ये 16 एम्पियर और 32 एम्पियर के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद ये एक लाइन जो लिखा है ये फेज का तार हो जाएगा, न्यूट्रल, एन से न्यूट्रल हो जाएगा और ई से अर्थ हो जाएगा। तो फेज का जो कलर हो जाएगा वो रेड कलर हो जाएगा, न्यूट्रल का कलर ब्लैक हो जाएगा स्टूडेंट, और अर्थ का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये ग्रीन वायर से भी हम समझ सकते हैं। और यही से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये अर्थिंग तार पूरे रूम में चलाएंगे। मानकर चलिए ये रूम 1 है और रूम 1 में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जब कनेक्ट होगा तो आपको वायरिंग कैसी करनी होगा? एक तो लाइन अर्थात की फेस वायर यूज करना होगा यहाँ पर, दूसरा एक न्यूट्रल वायर हो जाएगा। क्लियर है? फेस वायर और न्यूट्रल वायर स्टूडेंट, और उसके बाद है तीसरा अर्थ वायर। तीसरा क्या हो जाएगा? अर्थ वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो न्यूट्रल वायर, फेस वायर और अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। वैसे ही दूसरा जो अदर होगा दूसरे रूम, उसमें भी एक फेस वायर, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थ वायर यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो प्रत्येक कमरे में एक स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड में इन सारी चीजें लगी होगी और इन सबका कनेक्शन हम करेंगे, अर्थ तार का भी, न्यूट्रल का भी और फेस का। तो आप याद रखिएगा, हम फेस का जो तार है सबके लिए अलग अलग चलाएंगे। तो ये रूम 1 के लिए हो गया और ये रूम 2 के लिए और ये रूम 3 के लिए दोस्तों। तो अलग अलग रूम के लिए अलग अलग फेस तार चलाया गया है। इसमें न्यूट्रल को कॉमन रखा जाता है, एक ही न्यूट्रल निकालेंगे और वो सबके लिए कॉमन होगा स्टूडेंट। क्लियर है? और अर्थ तार भी सभी के लिए कॉमन होगा। देखिए अर्थ तार को यहाँ से निकाल दिए कॉमन, अर्थात कि ये रूम 1 के लिए चला गया, सेकेंड रूम 2 के लिए चले जाएगा, थर्ड रूम 3 के लिए निकल जाएगा। तो अर्थ तार को तो हम कॉमन निकाल देंगे, न्यूट्रल तार को भी हम कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट। प्रत्येक कमरे में न्यूट्रल तार कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर एल से हो जाएगा लाइव कंडक्टर। क्लियर है? लाइव कंडक्टर मतलब कि फेस कंडक्टर। क्लियर है स्टूडेंट? और एन से हो जाएगा न्यूट्रल, एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। एफ से हो जाएगा फ्यूज तार, फ्यूज वायर हो जाएगा, और ई से हो जाएगा अर्थ वायर। तो अर्थ वायर जो यूज किया जाता है अर्थिंग करना, तो वो उसमें जो जीआई तार यूज किया जाता है स्टूडेंट, इसे ग्राउंड किया जाता है अर्थ तार को। ठीक है, अब यहाँ पर इस कमरे में हमको क्या करना है? एक सॉकेट लगाना है, आउटलेट सॉकेट। एक बल्ब लगेगा, ये एक बल्ब है स्टूडेंट, और एक फैन लगेगा और एक रेगुलेटर लगेगा। तो आप इस तरीके से प्रत्येक कमरे में एक सॉकेट तो लगाना ही होगा, दूसरा एक बल्ब लगाना होगा, और तीसरा एक फैन लगाना होगा, और फैन के साथ में ही एक रेगुलेटर अटैच होगा। तो ये जो है ये रेगुलेटर है स्टूडेंट। क्लियर है? इसे कहेंगे रेगुलेटर। इससे क्या करते हैं? स्पीड को कंट्रोल करते हैं, इससे स्पीड को कंट्रोल करते हैं, फैन की स्पीड को। क्लियर है स्टूडेंट? आपके घर में भी लगा होगा, छोटे साइज का होता है आजकल, पहले बड़ा साइज का रेगुलेटर आता था, उसमें अब जॉकी घुमाने वाली है, इससे अब गोल गोल राउंड वाली आ गई है, जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं इस टाइप का रेगुलेटर आ गया है। ये लैंप है या बल्ब जिसका कह सकते हैं स्टूडेंट। इसके लिए हमें स्विच देना होगा, तो ये सॉकेट है, तो सॉकेट के पास कहीं ना कहीं स्विच होगा, और स्विच के साथ हम इस लैंप को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से वायरिंग की जाती है। प्रत्येक कमरे में वायरिंग करेंगे तो फेस का तार अलग अलग कमरे में सिंगल आपको मेन बोर्ड से घुमाना पड़ेगा। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसे कहा जाता है। इसके साइड में एक एनर्जी मीटर लगा होगा स्टूडेंट, एनर्जी मीटर के बाद सीधे डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद स्टूडेंट प्रत्येक कमरे में अलग अलग एक फेस तार चलाकर उसमें वायरिंग कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आपको समझ में आ गया होगा, सामान्य परिचय इस टाइप से ही है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब इसे स्टूडेंट हम ऑपरेट कैसा करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो ऑपरेट हम इसे कैसा करेंगे?
तो विद्युत धारा को सुचारू रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की जो क्रिया कहलाती है, जो व्यवस्था की जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं, ये इसका बेसिक परिचय हो गया, इसका डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा में क्या होता है, विद्युत धारा को अर्थात कि इलेक्ट्रिक करंट को सुचारू रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया या एक ऐसी कोई व्यवस्था, उसे क्या कहेंगे, व्यवस्था को इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग किसको कहा जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो एक ऐसी व्यवस्था जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा सके। ये सेकंड दूसरा स्थान है, यहाँ पर सुचारू रूप से यदि हम इसे इलेक्ट्रिकल करंट को हम पहुंचाएंगे तो यह व्यवस्था इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग। क्लियर है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग किसे कहेंगे, तो ये जो व्यवस्था है यही व्यवस्था इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कहलाती है। तो इसमें वही काम किया गया दोस्तों, हमने इलेक्ट्रिकल करंट को, एक विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान सुचारू रूप से पहुंचाए हैं, इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड जो व्यवस्था है उसमें है कि विद्युत धारा को सुव्यवस्थित चालकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना वायरिंग कहलाती है। तो यदि हमने व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि सुव्यवस्थित का तरीका यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट को सुव्यवस्थित रूप से, मतलब कि बेढंग नहीं दिखना चाहिए, व्यवस्थित दिखना चाहिए, व्यवस्थित रूप से चालकों अर्थात कि कंडक्टर के द्वारा अर्थात कि कंडक्टर को कहा जाएगा चालक के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित स्थान तक पहुंचाना, पहले से जगह निर्धारित होती है उस स्थान पर पहुंचाना वायरिंग कहलाता है। इसे ही हम वायरिंग कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये जो चीज है इसे आपको समझना होगा, वायरिंग किसे कहते हैं। तो हमें व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से वायरिंग करना है स्टूडेंट। जब तक हम सुव्यवस्थित ढंग से वायरिंग नहीं करेंगे तब तक वायरिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो वायरिंग हमको ऐसी करना है जो विद्युत नियम का पालन भी करे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का, और व्यवस्थित रूप से हमें दिखे। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जैसे ही हम ब्यूरो ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में जानेंगे, तो इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में कुछ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, और यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा, आईटीआई वाले स्टूडेंट खासतौर पर उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कंपटीशन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इसमें रूल है, यह रूल है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसे शॉर्टकट में कहते हैं BIS। BIS इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ आई से है इंडियन और S से है स्टूडेंट स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 732 1963 में यह नियम जारी किया गया था। तो IS जो रूल्स है 4648 के द्वारा, या NE जो कोड है, इस NE कोड में वैद्युतिक वायरिंग के कुछ नियम दिए गए हैं। तो कई बार पूछ लेता है BIS का फुल फॉर्म, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसमें कौन कौन से नियम, कौन कौन से लॉ, रूल्स या कौन कौन से लॉ दिए हुए हैं, ये लॉ को हमें याद रखना होगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट लॉ कहता है वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना और उसका जो मेंटेनेंस का, मरम्मत का कार्य जो है वो लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। अर्थात हम स्टूडेंट इस चीज को इस तरीके से समझेंगे कि जो जिसके पास वायरिंग करने का, इंस्टॉलेशन करने का लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस अवेलेबल है स्टूडेंट, हमें उसी से अर्थिंग वायरिंग करवाना है। अर्थात घरों की जो वायरिंग करेंगे, विद्युतिक वायरिंग करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति से करवाना है जो लाइसेंसधारी हो, जिसके पास लाइसेंस हो कि हम वायरिंग करने के लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें A क्लास
इसमें जो कॉन्टेक्टर होते हैं वो ए क्लास बी क्लास के कॉन्टेक्टर होते हैं स्टूडेंट, कॉन्टेक्टर। तो ए क्लास बी क्लास के कॉन्टेक्टर होते हैं। तो ए क्लास का जो कॉन्टेक्टर होता है वो सब स्टेशन में इसकी इंस्टॉलेशन का काम या उसके कनेक्शन का, वायरिंग का, पोल इंस्टॉलेशन का काम के लिए वो लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा वो टेंडर ले सकता है। सेकंड बी है कि जो बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर होता है ये छोटी मोटी जो वायरिंग होती है इनमें ठेकेदार होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इनके पास लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस धारी ठेकेदार के पास ही आपको क्या करना है, वैद्युतिक वायरिंग अपने बिल्डिंग की करना है। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI चिन्ह युक्त होना चाहिए। तो ISI चिन्ह युक्त इंडियन ISI जो चिन्ह है स्टूडेंट, ये ISI चिन्ह का ही वैद्युतिक वायरिंग हमें यूज करना है। तो जैसे कि हम आपको बताएंगे हैवेल्स की जो वायरिंग आती है वो हैवेल्स की वायरिंग स्टूडेंट ये ISI चिन्ह वाला होता है। तो जिस वायरिंग में ISI चिन्ह है उसी कंपनी का वायर हमें खरीदना है, क्योंकि ये उसकी गुणवत्ता को दिखाता है। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद है लाइट एंड फैन के प्रत्येक सब सर्किट में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक सब सर्किट में 2 से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, मतलब कि सब सर्किट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट एंड फैन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। लाइट एंड फैन, तो लाइट एंड फैन के सब सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने सब सर्किट हो सकते हैं, 10 पॉइंट हो सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम 800 वाट का लोड होना चाहिए, 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद है पावर लोड। तो पावर जो लोड है, पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया दोस्तों। तो पावर सब सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट होते हैं। तो ये सब सर्किट की बात की जा रही है। तो पावर सब सर्किट में 2 पॉइंट होंगे और मैक्सिमम 2000 वाट का लोड होगा स्टूडेंट्स में। क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि लाइट एंड फैन के सब सर्किट पर जिस चीज की मैंने बात किया था, तो उसमें मैंने 800 वाट का लोड बताया था, अर्थात कि हमने क्या बताया आपको, लाइट एंड फैन के सब सर्किट का जो कुल लोड होगा वो 800 वाट होना चाहिए। मैक्सिमम लोड हो गया स्टूडेंट, ये लोड हो गया, ये मैक्सिमम लोड हो गया। इससे ज्यादा लाइट एंड फैन में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होंगे और 800 वाट का लोड होगा। क्लियर है स्टूडेंट। 10 पॉइंट्स और 800 वाट का लोड होगा। लेकिन पावर सब सर्किट में कितने सब सर्किट होंगे, 2। पावर के लिए पावर सब सर्किट में, क्लियर स्टूडेंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट होंगे, ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया। मतलब मैक्सिमम कितने पॉइंट निकाल सकते हैं पावर सर्किट में, 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। और इसका जो लोड हो जाएगा वो 3000 वाट का होगा स्टूडेंट। यदि मैंने उसमें 2000 बता दिया होगा तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे। तो मैक्सिमम जो है कुल लोड इसमें 3000 वाट से ज्यादा नहीं डाल सकते। एक में 2000, एक में 1500 वाट डालेंगे आप और दूसरे में 1500 वाट मैक्सिमम, तब ये हो जाएगा 1500 प्लस 1500 अर्थात कि 3000 वाट। क्लियर है स्टूडेंट। तो 3000 वाट का लोड होना चाहिए, उससे ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है स्विच बोर्ड के फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो 1.5 मीटर में थोड़ा कम है, 1.3 मीटर होना चाहिए, 1.3 मीटर ही होना चाहिए। सीलिंग जो फर्श है, फर्श से सीलिंग स्विच बोर्ड की हाइट, फर्श से स्विच बोर्ड की SB स्विच बोर्ड की हाइट, तो फर्श से ग्राउंड से स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो 1.3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का याद रखना है स्टूडेंट हमें। उसके बाद है पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। तो पंखों के जो ब्लेड है और फर्श की जो हाइट होगी स्टूडेंट वो 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। तो
ये मानकर चलिए आपका ये सीलिंग फैन हो गया, ये आपका सीलिंग फैन हो गया स्टूडेंट, और सीलिंग फैन का फर्श से जो हाइट होगी वो 3 मीटर होना चाहिए। अधिकतम कितनी हाइट होना चाहिए? 3 मीटर का अंतर होना चाहिए स्टूडेंट। तो 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आईई रूल के अनुसार, आईई 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइन में दो पोल के बीच 67 मीटर, याद रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लॉक किया जाए। इसमें दोस्तों 67 मीटर अर्थात कि 67 मीटर दो पोल के बीच की दूरी, दो पोल के बीच की दूरी, ये एक पोल है स्टूडेंट और ये दूसरा पोल है, इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी होगी ये 67 मीटर होगी, 67 मीटर होगी स्टूडेंट, इससे ज्यादा है ना। तो आईई 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन में दो पोल के बीच 67 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यह हमारा आईई रूल कहता है। आईई रूल में ये सब लिखा हुआ दोस्तों, और इसे हमें याद रखना अति आवश्यक है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे रूल्स ऑफ लेइंग आउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स। तो इसमें कुछ रूल्स है वायरिंग बिछाने के। तो वायरिंग बिछाने के कौन कौन से नियम है स्टूडेंट, हम इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाते हैं तो उसके रूल्स हैं, कुछ नियम है। तो रूल्स ऑफ लेइंग आउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अर्थात कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाने के नियम। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाने के कुछ नियम है स्टूडेंट, और इस नियम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो वायरिंग वातावरण परिवर्तन को सहने योग्य और लोड धारा वहन करने योग्य होना चाहिए। आप जो वायरिंग करेंगे वो वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, क्लियर है स्टूडेंट, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश हो जाती है स्टूडेंट। तो ये जो है मौसम बेमौसम, इन मौसमों को सहने वाला होना, सहन करने वाली वायरिंग करना स्टूडेंट। तो वायरिंग ऐसी होना चाहिए कि वातावरण परिवर्तन को सहन करने योग्य हो और लोड करंट वहन करने योग्य हो। मतलब कि यदि लोड करंट बढ़ दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, IL लोड करंट को यदि किसी कारणवश बढ़ जाता है तो 5 ±5% टॉलरेंस होना चाहिए। यदि 5% बढ़ जाए तो भी सहन करने की सीमा वायर के अंदर होना चाहिए। सहन सीमा वायर के अंदर होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करेंगे स्टूडेंट। वायरिंग देखने में सुंदर होना चाहिए, गुथा हुआ नहीं दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। उसके बाद है वायरिंग स्थापना व्यय किफायती होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली होना नहीं चाहिए, सस्ती वायरिंग होनी चाहिए स्टूडेंट। वायरिंग हमेशा सस्ती होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युतिक वायरिंग मरम्मत करने वाले कारीगर की दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए। तो जो मरम्मत का कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, या जो मेंटेनेंस का काम करता है, उस व्यक्ति के दृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वायरिंग अग्नि से सुरक्षित रहने वाली होना चाहिए। अर्थात कि यदि वायर जो है वो आग लग जाए तो आग लगने पर जलना नहीं चाहिए, या आग लगने से सुरक्षित होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो आप वायरिंग ऐसी करेंगे कि अग्नि से सुरक्षित रहने वाली होना चाहिए। उसके बाद वायरिंग की जो आयु है वो लंबी होना चाहिए, 5 साल 6 साल में खराब नहीं होना चाहिए, साल भर के अंदर खराब नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो वायरिंग की जो एज है वो लंबी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की वायरिंग हमें यूज करना है। तो अच्छी क्वालिटी की वायरिंग जब तक यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट तब तक ये सब कुछ असंभव है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वायरिंग करते समय कुछ जो चीजें हैं उन्हें और अच्छे तरीके से हम देखेंगे। चलिए अब देखेंगे वायरिंग प्रणाली।
कि वायरिंग प्रणाली क्या है, टाइप्स वायरिंग सिस्टम। तो ये वायरिंग सिस्टम अर्थात कि वायरिंग प्रणाली क्या होती है, तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वायरिंग सिस्टम को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है, एक है ट्री सिस्टम और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ट्री सिस्टम में हमने देखा है ये कोई ट्री है और ट्री से यहाँ से बहुत सारे फाटे निकले हुए हैं इस टाइप से, तो ये शाखाएं निकली हुई है, इन शाखाओं के द्वारा हम ट्री सिस्टम इस टाइप से बना सकते हैं स्टूडेंट। तो एक होता है ट्री सिस्टम और दूसरा है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। तो ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम, तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स है सिस्टम, इसका ही यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दो प्रकार के सिस्टम है, इन दोनों का हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद देखेंगे ट्री सिस्टम क्या होता है। तो ट्री सिस्टम के बारे में जब भी हम देखेंगे स्टूडेंट, तो यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्री सिस्टम क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जब भी वायरिंग सिस्टम के बारे में पूछे और वायरिंग में ट्री सिस्टम क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसका जो डेफिनेशन होगा स्टूडेंट, डेफिनेशन ये हमें याद रखना है, कई बार यहीं से क्वेश्चन निकल जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। इस प्रणाली में किसी वृक्ष की शाखाओं, अर्थात जैसे वृक्ष की शाखाएं होती है उस तरीके से उप शाखाओं की भांति ही मेन लाइन से अनेक उप सब सर्किट तैयार किए जाते हैं। तो जैसे पेड़ की शाखाएं होती है इस टाइप से स्टूडेंट, ये पेड़ की शाखाएं हैं और इन शाखाओं में और सब शाखाएं निकलती है। जैसे इसमें मैंने एक शाखाएं और निकाल दिया, इसमें कुछ और शाखा निकाल दिया, फिर इसमें निकाल दिया, फिर इसमें निकाल दिया स्टूडेंट, इस टाइप से। तो जितनी भी पेड़ की शाखाएं जैसी होती है उस तरीके से यहाँ पर हम ट्री सिस्टम वाली वायरिंग करते हैं। तो इसमें मेन लाइन से अनेक उप परिपथ तैयार किए जाते हैं। उप परिपथ का मतलब होता है सब सर्किट। क्लियर है स्टूडेंट? इसे ही उप परिपथ कहा जाता है। इसमें यदि हम देखें स्टूडेंट, तो सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको जैसे हमने उसमें किया था। इसमें एक लाइन, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा अर्थ। तो यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही सप्लाई जाएगा रूम 1 में, रूम 2 में और ये रूम 3 में स्टूडेंट। तो रूम 1 में भी वही कनेक्शन होगा, फिर रूम 2 में भी वही कनेक्शन होगा। तो जिसमें स्विच लगाएंगे, एक सॉकेट लगाएंगे, एक बल्ब होगा और एक फैन और एक रेगुलेटर होगा दोस्तों, और उसके बाद इन सभी के ऑपरेट करने के लिए स्विचेस लगे होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही कनेक्शन लेंगे हम, और लाइव जो कंडक्टर है उसे लाइन वाला कंडक्टर बोलेंगे, जिसे लाइव कंडक्टर कहा जाता है। अर्थिंग तार का यूज करेंगे स्टूडेंट, अर्थ तार का। एन से हो जाएगा न्यूट्रल और एफ से फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है दोस्तों, इसे कहेंगे आईसीटीपी। यदि इसे हम आईसीटीपी कहें तो यहाँ पर प्रत्येक जो लगा हुआ है एफ, ये है फ्यूज। तो इसमें जो फ्यूज यूज किया जाता है वो रीवायरेबल फ्यूज है। क्लियर है स्टूडेंट? इसे हम रीवायरेबल फ्यूज कहेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं तो ट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। ट्री सिस्टम क्या होता है? क्लियर स्टूडेंट? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा हमने, वैसे ट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। ट्री सिस्टम में स्टूडेंट इसके गुण होते हैं, वायरिंग के लिए कम केबल की आवश्यकता होती है ट्री सिस्टम में, ठीक है, और लागत मूल्य इसकी कम होती है क्योंकि सप्लाई कहीं से भी लेने में अच्छा होता है। कम समय लगता है इसको कनेक्शन करने के लिए। जब भी आप इसमें कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करते समय टाइम कम लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ट्री सिस्टम है तो ट्री सिस्टम में कहीं से भी कनेक्शन किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अवगुण है, इसके ड्रॉबैक्स। तो ये देखने में सुंदर नहीं होती ट्री सिस्टम, इधर उधर वायरिंग होती है इसलिए देखने में सुंदर नहीं होती। आग लगने का खतरा ट्री सिस्टम में अधिक होता है, तो आग लग सकती है दोस्तों, इसमें आग लग सकती है, तो आग लगने का खतरा इसमें
ज्यादा होता है, वायरिंग अव्यवस्थित होती है, इधर उधर पूरी सब गुथी हुई वायरिंग होती है, इसमें गुथी हुई वायरिंग होती है इसमें। तो गुथी हुई वायरिंग से बचने के लिए फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वायरिंग करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमने जो ट्री सिस्टम देखा, ये ट्री सिस्टम थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं होता। चलिए इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है यह वायरिंग की सेकंड मेथड है, इसे हम सेकंड मेथड कहेंगे। सेकंड मेथड है स्टूडेंट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स सिस्टम होता है ये सबसे अच्छा होता है, ये देखने में सुव्यवस्थित होता है। इनमें मेन लाइन के 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे होते हैं। तो मेन लाइन के 2 बॉक्स लगे होंगे, इसमें मेन लाइन के 2 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो मेन लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया जाता है। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का उपयोग 1 या 2 कमरों के लिए किया जाता है, फिर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का और दूसरे कमरों के लिए करेंगे, 2 मतलब एक साथ 2 कमरे के लिए कर सकते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें एक सब सर्किट होता है और एक सब सर्किट में फॉल्ट होने की स्थिति में दूसरा चालू रहता है, और ट्री सिस्टम में एक में फॉल्ट हुआ तो उसके साथ के पूरे बंद हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें दूसरा परिपथ चालू रहेगा, पहला परिपथ जैसा का वैसा रहेगा। पहला जो परिपथ है उसमें फॉल्ट आएगा तो वो फॉल्ट के कारण वो बंद हो जाएगा और दूसरा चालू रहेगा। पहला बंद होगा और दूसरा जो है स्टूडेंट वो चालू रहेगा। क्लियर है? इस टाइप से इसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फेस न्यूट्रल आया, लिंक्ड स्विच यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये इतना बड़ा बोर्ड है और इतने बड़े बोर्ड में यहाँ पर सर्किट नंबर 1 के लिए, तो ये जो 1 2 3 4 लाइन जो स्टूडेंट ये सर्किट 1 के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूम 1। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो जाएगा रूम 2 के लिए सबके लिए, और ये हो जाएगा रूम 3 के लिए। तो सर्किट नंबर 1, सर्किट 2, सर्किट 3, यहाँ पर रूम 1, रूम 2, रूम 3 के लिए इस टाइप से हम यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं, और इसी को ऑपरेट करने के लिए एक सर्किट हम बना सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। यदि रूम नंबर 1 में फॉल्ट आ जाए, मानकर चलिए रूम नंबर FAULT रूम नंबर 1 में फॉल्ट आ जाए, तो रूम नंबर 2 की लाइट चालू रहेगी और रूम नंबर 3 की भी लाइट चालू रहेगी स्टूडेंट। सिर्फ रूम नंबर 1 की लाइट बंद होगी, बाकी दूसरे कमरों की लाइट चालू रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ये सर्किट डायग्राम के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है सिस्टम, इसके अवगुण सद्गुण देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टीज, और ये इसके हैं ड्रॉबैक्स। तो प्रॉपर्टीज यदि देखें तो इसमें दोष खोजना सरल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट खोजना बहुत ही आसान होता है, और सर्किट के विभिन्न पॉइंट्स पर उपलब्ध वोल्टेज का मान एक समान होगा। तो V का मान क्या निकलेगा दोस्तों? एक समान निकलेगा V का मान, और परिपथ में परिवर्तन एवं परिवर्धन दोनों हो जाएगा। तो परिपथ में परिवर्धन एवं परिवर्तन सरलता से संपन्न इसमें किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें जो परिवर्तन और परिवर्धन है, अर्थात कि चेंजेस यदि करना है तो बड़े आसानी से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स अवगुण है कि वायरिंग का मूल्य जो है ये अधिक आता है, क्योंकि सबके लिए पर्सनल अलग अलग कनेक्शन करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम की जो कॉस्ट है वो अधिक होती है, महंगी होती है। देखने में सुंदर होती है स्टूडेंट, बहुत अच्छा दिखेगा, आग लगने का खतरा इसमें कम रहता है, क्योंकि सबका पर्सनल अलग अलग कनेक्शन है। इसलिए अलग अलग बॉक्स होने के कारण बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 ये अलग अलग होने के कारण इसमें आग लगने का खतरा जो है वो कम होता है, कम खतरा होता है स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आज की जो ये क्लास है इसमें हमने दोनों के बारे में बताया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
ट्री सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, और जितने स्टूडेंट ने जूम ऐप में क्लास अटेंड किया है, मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा कि आप इसको यूट्यूब टांडे सर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में भी ये आप इसे देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यह वीडियो आप तक यूट्यूब में और जूम ऐप के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।